यू ऑल आर यूथ एंड यूथ के लिए कहा गया है कि तलवारों की धारों पर इतिहास बदलते देखा है। थोड़ा आवा करो तो अच्छे से करना, आवाज थोड़ा दूर तक जाए कि तलवारों की धारों पर इतिहास बदलते देखा है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो यू ऑल आर यंग गन्स ऑफ माई कंट्री एंड आप जिस प्रोफेशन के अंदर हो वो प्रोफेशन के अंदर आप देश के लिए बहुत कुछ करने वाले हो। तो आपके अंदर आई नो थोड़ा सा शाम का टाइम है, बट मैं भी सुबह 7 बजे से लेक्चर लेकर के आ रहा हूं। ओके, तो थोड़ा सा एनर्जी के साथ में एक बार फिर से गुड इवनिंग एवरीवन, हाउस द जोश। वेरी गुड। ऑनलाइन क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं? प्लीज रिप्लाई एवरीवन। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं तो मैं भी आपको देखना चाहता हूं। आवाज नहीं आ रहा है, कैसे सुन पाएंगे? ओके, आवाज नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है आवाज? यस 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 सर, यस सर, यस सर, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ओके, अभी आ रहा है। सो मैं भी आपको देखना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं और महसूस भी करना चाहता हूं। सो प्लीज अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट लेक्चर है। ओके सर, थोड़ा सा मैं आपसे माफी चाहता हूं। द रीजन इज बेसिकली आपके सामने ही जो टेक्निकल हम लोग आईपैड वगैरह सेटअप कर रहे थे तो वो नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं है, जो अपना ट्रेडिशनल सिस्टम है उसी से शुरू करते हैं। ओके, so my dear friends, I would like to introduce myself. My name is Professor Amit Raj Purohit. I am teaching direct tax since 2010, मतलब ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं टू सीए फाइनल एंड सीए इंटरमीडिएट थ्रू आउट द कंट्री। और मैंने अभी तक मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है एंड विथ योर बेसिकली गुड विशेस, मतलब सब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वजह से मां सरस्वती के आशीर्वाद से ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3 अभी तक मेरे स्टूडेंट्स को आई है। एंड इन रीसेंट पास्ट एग्जामिनेशंस अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जो टैक्सेशन हमारा सब्जेक्ट है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, उसके अंदर मेरे स्टूडेंट्स को 88 आउट ऑफ 100, 87, 86 कंटिन्यूसली इन एवरी अटेम्प्ट आ रहे हैं विथ ऑल इंडिया रैंक्स ऑब्वियसली। तो ये तो सर मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। बाकी मैं क्या बोलूं, बस यही बोलूंगा मेरा अंदाज दुनिया से निराला है, मेरा अंदाज दुनिया से निराला है और मेरे गुरु ने कहा बहुत ही जल्द मेरा वक्त बदलने वाला है। तो दोस्तों हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है टैक्सेशन। क्या नाम है बेटा? टैक्सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और टैक्सेशन आपका जो सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 3 है। कौन सा बेटा? पेपर नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू, सबको एडनोवेट में कि आपने बहुत ही बढ़िया और अच्छा डिसीजन लिया अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन करके। बिकॉज सर आप दुनिया से लगभग 1 महीने आगे रहेंगे। बिकॉज राइट नाउ मेरा एक बैच कंप्लीशन चल रहा है फॉर मे 2025 अटेम्प्ट। अभी जो मे 25 में एग्जाम देंगे, 31 जो बेसिकली है कंप्लीशन है उसका। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने अर्ली बर्ड में ज्वाइन किया था, तो उनका पोर्शन है ना बेसिकली बाकी लोगों से 1 महीने पहले हो जा रहा है। बट जो लोग रेगुलर बैच ज्वाइन करते हैं उनके साथ में क्या होगा बेटा, उनके कुछ टॉपिक जो अर्ली बर्ड में हुए होंगे वो उनको अभी करने पड़ेंगे, तो उनका स्टडीज बेसिकली 10-15 दिन और वहां पे आपका क्लासेस आगे बढ़ जाएगा। तो मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि अर्ली बर्ड ज्वाइन कर रहे हो और उसमें भी जो AIR-1 की लेगेसी है एडनोवेट की उसको आप ज्वाइन कर रहे हो। हाँ, कांग्रेचुलेशन, थोड़ा बड़ा अच्छे से करना वहां पे। तो AIR-1 की जो लेगेसी है और आप जिस टीचर से पढ़ने वाले हो उसने टैक्स में अभी तक हाईएस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। ओके, सो पेपर नंबर 3 आपका टैक्सेशन है बेटा। 100 मार्क्स का ये पेपर है और 100 मार्क्स के अंदर 2 सब्जेक्ट है। एक है डायरेक्ट, दूसरा कौन सा है बेटा? इनडायरेक्ट। 2 पार्ट आते हैं, डायरेक्ट टैक्स और दूसरा कौन सा था बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो बेटा डायरेक्ट टैक्स है। क्या है? डायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स बेटा पार्ट ए है वो 50 मार्क्स का है। और जैसा कि आई गेस आपको सबको मालूम होगा कि जो 100 मार्क्स है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वन इज डिस्क्रिप्टिव। कौन सा बेटा? डिस्क्रिप्टिव पार्ट वो आपका आएगा 70 मार्क्स का रहेगा। और दूसरा क्या रहेगा बेटा? एमसीक्यू, जो कितने मार्क्स का रहेगा? 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू आपको पूछे जाएंगे और उसके अंदर देयर इज वन गुड न्यूज फॉर यू। सर सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया आपने? अरे थोड़ा सा एनर्जी बोलो, दिया है ना? है ना? तो सीए फाउंडेशन में सर नेगेटिव मार्किंग होती थी।
here there is no negative marking. तो ये खुशखबरी है, गुड न्यूज है आपके लिए। तो एमसीक्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। अब्बा डब्बा चब्बा करके आओ, अगर नहीं आता है जय माता दी लेट्स रॉक करके आओ वहां पे, ठीक है। अगर लग गया तो लग गया, अदरवाइज कोई बात नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी जो 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसके अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों का 30 मार्क्स का रहेगा, और आपका एमसीक्यू रहेगा उसमें भी 50 मार्क्स रहेगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट टेस्ट आपका कितने मार्क्स होगा बेटा? 15 मार्क्स। थोड़ा सा पेपर पैटर्न में आपको बता रहा हूं, सो आपको पता चले कि हमको किस तरीके से इस एग्जाम को अप्रोच करना है। ये जो 50 मार्क्स का डायरेक्ट टेस्ट का पोर्शन रहेगा उसके अंदर बेटा वहां पे आपका 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा और 15 मार्क्स का क्या रहेगा? आपका एमसीक्यू। क्या रहेगा? एमसीक्यू। तो डिस्क्रिप्टिव जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा आपका 35 मार्क्स, और एमसीक्यू जो आपका वो 15 मार्क्स का रहेगा। अगर बेटा एमसीक्यू की बात करूं तो एमसीक्यू में आपको दो तरह के एमसीक्यू आते हैं। एक क्वेश्चन जो आएगा दैट विल बी केस बेस्ड। क्या रहेगा बेटा? कौन सा क्वेश्चन रहेगा? केस बेस्ड। मतलब देयर विल बी अ केस सिनेरियो, उस केस सिनेरियो के ऊपर आपको अलग 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 एमसीक्यूज आएंगे। ओके, व्हाट्स योर नेम बेटा? पार्थ। सर पार्थ, वहां पे मान लो एक क्वेश्चन आता है कि मिस्टर पार्थ जो कि एक कंपनी में जॉब करते हैं, उसके अलावा मिस्टर पार्थ का कुछ रेंटल इनकम भी आता है। क्या आता है बेटा? रेंटल इनकम। तो आपको पूछा जाएगा सारा पार्थ का जो जॉब करता है तो सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी बेसिकली उसका सारा का सारा डिटेल दे दिया जाएगा, और रेंटल इनकम जो आता है उसका डिटेल दे दिया जाएगा। इस तरीके से केस स्टडी पार्थ के नाम का बना दिया जाएगा। अब उस केस स्टडी के ऊपर आपको अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यू के अंदर। इस तरीके केस बेस्ड एमसीक्यू रहेंगे, उसके अंदर हो सकता है 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपके एमसीक्यू हो सकते हैं, जो 2 मार्क्स इस तरीके से डिवाइडेड हो सकता है। इसके अलावा कुछ बेटा एमसीक्यू जो होंगे वो डायरेक्ट एमसीक्यू होंगे, डायरेक्ट एमसीक्यू सीधा 2 मार्क्स का है ना, इस तरीके से कुछ 2 मार्क्स का, और आपका 1 मार्क का इस तरीके से आपको वहां पे बाइफरकेटेड हो सकता है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मैं बात करूं बेटा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन की 35 मार्क्स का, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा ना, क्वेश्चन नंबर 1 दैट विल बी कंपल्सरी क्वेश्चन। क्या रहेगा बेटा? कंपल्सरी क्वेश्चन, और उसका वेटेज होता है वहां पे आपका 15 मार्क्स। कितना मार्क्स बेटा? 15 मार्क्स। तो अभी कितना बच गया? 15 मार्क्स गया तो वहां पे कितना बचा? 20। कितना 20। तो इसके बाद में आपको जो क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा? 4। वो रहेगा बेटा पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए पार्ट बी, कुछ इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन ओवरऑल कितने मार्क्स का रहेगा? 10 मार्क्स। कितने मार्क्स का रहेगा? 10 मार्क्स। बट इट कैन बी डिवाइडेड बाय लाइक दिस 6 मार्क्स 4 मार्क्स हो सकता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो आपका ऐसा भी उसका 3 मार्क्स और 4 मार्क्स हो सकता है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा वो कुछ इस तरीके से होता है, ए और बी, ठीक है, एंड सी। तो ए और जो बी है बेसिकली, मतलब टेक्निकली मैं ऐसे बोलूंगा ए और यहां पे रहेगा बी, तो वो आपका कुछ 6 मार्क्स या 6 मार्क्स का और 4 मार्क्स से इंटरनल कुछ भी अलग अलग हो सकता है। बट ओवरऑल ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? 10 मार्क्स। कितने मार्क्स का रहेगा? 10 मार्क्स। सर आपका सर मैथ्स बहुत खराब है ऐसा लग रहा है। आपने कितना बोला था सर? 35 मार्क्स का पेपर बराबर है सर। ऐसे तो आपका पेपर कितने मार्क्स का हो गया? 45। कितना हो गया? तो मैथ्स खराब है ना मेरा। तो सर ये जो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4, इसमें से आपको करने का है एनी 2 क्वेश्चन। एनी 2 क्वेश्चन करने का है। अरे भाई साहब चल ले। एनी 2 क्वेश्चन, एनी कितना? 2 क्वेश्चन करने का है। मतलब आपकी मर्जी, आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो, आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कर सकते हो, आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 कर सकते हो। बट क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट? कंपल्सरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट? कंपल्सरी क्वेश्चन। उसमें आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा। अब हम बात करें बेटा, तो आपको जो स्टडी मटेरियल रहेगा, तो स्टडी मटेरियल आपको 2 तरह की बुक्स दी जाएगी। एक बुक होगी जिसके अंदर
वहां पे आपको कॉन्सेप्ट दे रखा होगा। तो बेटा मैं है ना, मैं पिछले 10 साल से डायरेक्ट टेक्स्ट की बुक्स लिखता हूं, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरी बुक आती है विटामिन डी, जो दिल्ली का एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है वो पब्लिश करता है, और गुजरात के दो सीएम ने ये मेरी बुक लॉन्च कर रखी है। ठीक है, दो सीएम ने ये बुक लॉन्च कर रखी है गुजरात के सीएम ऑफिस के अंदर। तो सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट में दोनों में ये मेरी बुक्स आती है, जिसका नाम है विटामिन डी और डायरेक्ट टेक्स्ट इम्यूनिटी बूस्टर। क्या नाम है? डायरेक्ट टेक्स्ट इम्यूनिटी बूस्टर। तो वो बुक आपको बेटा मिलेगी, जिस बुक के अंदर बेसिकली आपका पूरा का पूरा आईसीआई का जो सिलेबस है, पूरा का पूरा जो आईसीआई का सिलेबस है, वो उसका 100% कवरेज है इन अ बेस्ट मैनर। जो आईसीआई का मार्किंग स्कीम है, जो वेटेज आईसीआई का है, चैप्टर वाइज जो वेटेज है, वो पूरे तरीके से जैसे आप देख रहे हो, वो 100% इस तरीके से उसका कवरेज रहेगा। साथ में पास्ट ईयर के अंदर कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 10 अटेम्प्ट का पूरा वेटेज वहां पे लिख रखा है, सो दैट जब भी आप वहां पे स्टडी शुरू करो अपनी, तो आपको उस चैप्टर का वेटेज मालूम हो कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और सर हर चैप्टर स्टार्ट होने से पहले भी उसका पूरा का पूरा वेटेज वगैरह दे रखा है, और बहुत ही ल्यूसिड एंड बहुत ही क्रिस्प मैनर के अंदर चार्ट फॉर्म के अंदर आप देखोगे तो ये पूरी की पूरी बुक वहां पे मैंने बनाई हुई है, पूरी की पूरी बुक। और जहां पे, क्योंकि सर आपको है ना, मेरे पढ़ाने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे लिखने से। तो सर आपको आईसीआई की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, आईसीआई के वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। तो सर जहां पे आईसीआई की लैंग्वेज लिखनी है, और जिन वर्ड्स के लिए, जिसको मैं बोलता हूं कीवर्ड्स के लिए मार्क्स मिलेंगे, अगर आप देखोगे तो उनको बेटा वहां पे क्या कर रखा है सर, हाईलाइट कर रखा है एक डिफरेंट कलर के अंदर, तो बार बार आपकी नजरों के सामने आएंगे, तो सर वो आप वही लैंग्वेज लिख पाओगे। तो सर ये पूरी की पूरी बुक अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी बुक डायरेक्ट टेक्स्ट की सर ऑलमोस्ट 194 पेजेस, एकदम शॉर्ट नहीं है सर, और एकदम ज्यादा वहां पे लेंदी भी नहीं है। 194 पेज के अंदर डायरेक्ट टेक्स्ट का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम आपका चार्ट फॉर्मेट में, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका ये कवरेज कर रखा है। और हर चैप्टर को उसी तरीके से डिजाइन कर रखा है कि एग्जामिनेशन के लिए जब आप जाओ और लास्ट डे जब आपको रिवीजन करना हो, तो वो रिवीजन आपका कितना बेहतरीन तरीके से। अब बहुत बार क्या होता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप पढ़ते हो, लेकिन क्या हो जाता है कि आपको बार बार याद करना आता नहीं है वहां पे। तो उसके लिए जैसे ये एआरपी कमेंट आप देख रहे हो, वो एआरपी कमेंट के अंदर वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डाले गए, तो जब भी आपको लगे आपने खोल के देख लिया, वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी बुक एकदम 100% चार्ट फॉर्मेट में है। और आईसीएआई के मार्किंग स्कीम मैं आपको बताऊंगा, आई एम एसोसिएटेड विद सम पीपल जो आईसीआई के लिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए ऑफिशियली, बट आईसीआई के लिए पेपर चेकिंग करते हैं आपके सब्जेक्ट का, एंड आई एम ब्लेस्ड दैट मेरा उनके साथ में थोड़ा सा रिश्ता अच्छा है। तो सर किस तरीके से आईसीआई वहां पे पेपर पैटर्न होता है या मार्किंग स्कीम वहां पे होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको एग्जैक्टली लिखना क्या है, सो दैट आपको नंबर, मेरे फालतू की बात लिखने से कोई मतलब नहीं है। 3 घंटे के अंदर आप पूरा तो नहीं लिख सकते, तो जो मार्क्स आपको चाहिए उसी तरीके से आपको पढ़ना है, और वो बेसिकली ये नोट्स आपको पूरा का पूरा बुक फॉर्म में मिल जाएगा। सर ये तो रहे स्टडी मटेरियल की बात। अब मैं अगर सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, तो थोड़ा सा आज अपने पास में टाइम है, तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सर टैक्सेशन होता क्या है, सर ये काम कैसे करता है, ये स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके लिए ना बेटा आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सर हमारा जो इंडिया है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। सबसे पहले तो टैक्स समझने से पहले देखो, टैक्स कौन चार्ज करता है? गवर्नमेंट। कौन चार्ज करता है? लेकिन गवर्नमेंट कैसे चार्ज करती है, उसके पास में पावर कहां से आती है, कौन सर टैक्स ले सकता है, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सब हम थोड़ा सा आज समझेंगे। तो अगर बेटा मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन वो 2 तरह से डिवाइडेड है। इंडिया इज अ फेडरल डेमोक्रेटिक कंट्री। तो सर वहां पे ना पावर, कुछ पावर्स किसके पास में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। सर मेरा पढ़ाने का जो तरीका है ना, मैं हमेशा रटवाने में बिलीव नहीं करता हूं। सर मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले बच्चे को समझ में आना चाहिए वाई, हम पढ़ क्यों रहे हैं, वाई। सर रीजन क्या है, कोई भी प्रोविजन पढ़ क्यों रहे, या कोई भी प्रोविजन अगर वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है,
या कोई भी सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है तो उसके पीछे सरकार की सोच क्या है। सिर्फ मेरा ऐसा मानना है कि पूरा का पूरा इनकम टैक्स जो है वो लॉजिक बेस्ड है। क्या है बेटा? लॉजिक है ना। परसों 1 तारीख है, 1 फैब है। आपको जैसा कि सबको मालूम है 1 फैब को क्या होता है? क्या आता है? बजट आता है। क्या आता है? बजट। हमारे देश का बजट आता है। माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी आएगी वहां पे एकदम बढ़िया सा आईपैड लेकर के, सिफॉन की साड़ी पहन करके, है ना, और फिर बाद में आई डोंट ईट ऑनियंस इस तरीके से वहां पे आकर के बढ़िया एटीट्यूड के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर की तरह बजट वहां पे क्या करेगी? प्रेजेंट करेगी। और उसके बाद में वो जो बजट आएगा ना उसके ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा। फिर उसके बाद में वो लॉ बनेगा। आपने पहले से ये चीज मालूम है कि लॉ कैसे बनता है, कहां पे बनता है, ये आपने समझ रखा है, सीख रखा है, राइट। तो सर यहां पे सबसे पहले कोई भी सेक्शन का इंट्रोडक्शन होता है या कोई भी प्रोविजन डाला जाता है लॉ में, तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है। क्या होता है बेटा? और मेरा मानना है लॉजिक है तो मैजिक है। लॉजिक है तो अगर आपने लॉजिक समझ लिया ना तो सर आपको सब कुछ आराम से समझ आएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है व्हाई। कोई भी प्रोविजन इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है? व्हाई। देन आपका आएगा व्हाट। क्या आएगा बेटा? व्हाट, है ना। आप पहले एक बार लॉजिक समझ लो कि क्यों ये लॉ में आया। फिर उसके बाद में होता है व्हाट, है क्या, एग्जैक्टली है क्या। और उसके बाद में आता है हाउ, अपने को किस तरीके से उसको डील करना है। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं हर प्रोविजन का आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। फिर उसके बाद में प्रोविजन है क्या, और उसके बाद में अपने को कैसे उसको डील करने का है। और इसी तरीके से पढ़ेंगे बेटा, अपने को रटने की जरूरत नहीं है, सब याद रहेगा। ओके। और मैं आपको हर बार हर लेक्चर के बाद में, हर लेक्चर के साथ में मल्टीपल रिविजन्स करवाऊंगा, क्योंकि लॉ को याद रखना बहुत मुश्किल होता है, बराबर है। तो मल्टीपल रिवीजन करेंगे हम लोग और उसके बाद में वहां पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो अगला लेक्चर होगा पूरा रिवीजन करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो अब बेटा वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हमारा देश एक फेडरल डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहां पे सारा का सारा पावर किसी एक सरकार के हाथ में नहीं है बेटा। यहां पे कुछ पावर्स किसके पास में है? सेंटर के पास में। कुछ पावर किसके पास में? स्टेट के पास में। तो दो तरह के लॉज होते हैं, एक सेंटर के लॉज, दूसरे कौन से होते हैं? स्टेट। जैसे कि आपको मालूम है महाराष्ट्र के बहुत सारे लॉज है, यस और नो, और जो इंडिया के बहुत सारे लॉज है। तो आप एक ऐसा कोर्स कर रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो थ्रू आउट द कंट्री बेसिकली आपका एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट का कोई कोर्स है। तो आपको है ना कोई भी ऐसा लॉ नहीं पढ़ना है जो किससे रिलेटेड हो? स्टेट। किससे रिलेटेड हो? नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपका एग्जाम है और 3 महीने पहले बोला नागालैंड के अंदर कोई एक्ट अमेंड कर लिया। किधर एक्ट अमेंड किया? नागालैंड। किसने किसने किसने? नागालैंड। या त्रिपुरा ने वहां पे एक्ट अमेंड कर लिया, या तमिलनाडु कर लिया। बोला मेरे से यह नहीं हो रहा है और नागालैंड के अमेंडमेंट पढ़ने पड़ रहे हैं। जैसे नागालैंड के अमेंडमेंट खत्म किए थे और उतने में ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में अमेंडमेंट कर दिया, करबो पर्चे, है ना। ममता दीदी ने वहां पे अमेंडमेंट कर लिया, वो भी करना पड़ेगा। उतने में हुआ था तब तक केजरीवाल अंकल आ गए वहां पे, है ना। नहीं आएंगे तो बेटा वो है ना, जो भी आए, केजरीवाल अंकल आए या कोई और आए, ऐसा अगर होता रहेगा तो हम कितने लॉस पढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? तो ऐसे क्या बोलता है, आपको स्टेट का कोई भी लॉ पढ़ने का नहीं है, कोई भी लॉ पढ़ने का। बेटा ये ऐसा नहीं कि आज फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैं इस तरीके से बात कर रहा हूं, मेरा टोन ही ऐसा सेट हो गया है ना। तो 160 घंटे आपका डीटी का पोर्शन रहता है, लगभग कितना? 160। मेरा टोन ऐसा ही रहने वाला है, तो डोंट वरी, टेंशन मतलब थोड़े दिनों में आपको आदत हो जाएगी। मेरे स्टूडेंट एग्जाम सेंटर में जाकर के बोलते हैं सर जब क्वेश्चन देखते हैं ना तो आपका ऐसा आवाज कान में गूंजता है, बोलो यस सर नो, ऐसे बोले, बोलो अलाउड और नॉट, ऐसे वो बोलते हैं। सर रात को भी कभी कभार तो ऐसा आता है यस और नो, यस और नो। तो वो थोड़े टाइम बाद में आदत हो जाएगा और मैं मानता हूं इट इज गुड ऑल्सो, बिकॉज एक टाइम बाद में जब प्रोविजंस आपके दिमाग में चलने लगते हैं, राइट, तो वो ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट के अंदर आपका वहां पे डीप इंटरेस्ट बढ़ाता है, राइट। तो सर सेंटर के लॉज आपको पढ़ने का, किसका किसका बेटा? सेंटर। अब जो सेंटर है, सेंटर बेसिकली हमारा जो देश है ना वो 3 ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करता है। कितने? जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, एक ऑर्गन फेल हो जाए तो क्या बॉडी चल जाएगी क्या? अरे हाँ, या होता है ना। अरे तुम्हारा हार्ट फेल हो गया, वो कहते हैं ना कि दिल अगर खोला होता यारों के संग, दिल अगर खोला होता यारों के संग तो खोलना ना पड़ता औजारों के संग। तो मान लो अगर आपका हार्ट क्या हो गया? फेल। हार्ट क्या हो गया? फेल। तो क्या आपका बॉडी काम करेगा क्या? नहीं।
तो हमारा देश है ना, हमारा देश है वो 3 डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर बेस्ड है। 3 डिफरेंट ऑर्गन। एक है लेजिस्लेटिव ऑर्गन, क्या है बेटा? दूसरा है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। कोई भी लॉ को समझने से पहले लॉ बनता कैसे, कहां से बनता है, गवर्न कैसे होगा, उसमें डिस्प्यूट होगा तो कौन उसको रिजॉल्व करना, यह अपने को समझना बहुत जरूरी है। तो सर पहला कौन सा है बेटा? लेजिस्लेटिव ऑर्गन। दूसरा कौन सा है? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। और तीसरा कौन सा है बेटा? जुडिशियल ऑर्गन। लेजिस्लेटिव ऑर्गन का काम क्या है? इट इज अ लॉ मेकिंग ऑर्गन। क्या है बेटा? लॉ मेकिंग ऑर्गन। कोई भी लॉ बनाने का काम कौन करता है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन। कौन करता है? लेजिस्लेटिव। और लेजिस्लेटिव ऑर्गन बेसिकली वहां पे कौन है इंडिया में? पार्लियामेंट। कौन है इंडिया में? अगर इंडिया में कोई भी लॉ, सेंटर से रिलेटेड कोई भी लॉ बनना है, कोई भी लॉ बनना है, कहां बनेगा? पार्लियामेंट। अभी परसों 1 फेब है, राइट? बहुत बड़ा 1 फेब को इवेंट होता है हमारे कंट्री में। हलवा वलवा शायद बन गया होगा, मैं अभी लेक्चर में बिजी हूं, मेरे को मालूम नहीं। मालूम है तुमको बजट से पहले हलवा बनता है? नहीं मालूम है तुमको? अरे शेट यार, कोई बात नहीं, तुमको भी खाने का मौका मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक हलवा सेरेमनी होती है। पैसा हमारा, हलवा कौन खाएगी? निम्मो। पैसा किसका है? हमारा। हलवा कौन खाएगी? निम्मो, है ना? मेरे को तो खूब ऐसे जलन होता है, मतलब ऐसे कि यार मेरे टैक्स से हलवा बन रहा है, एक्स्ट्रा काजू बादाम डाले जा रहे हैं और हमको बस फोटो में दिखाया जा रहा है ऐसा है। और निम्मो वापस बना एकदम पूरा, एकदम ऐसे एक ऐसे टच कर, नो 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 नो, वो कहते हैं ना मैं डाइट पे हूं, है ना, मैं शुगर अवॉइड कर रही हूं इससे। तो द पॉइंट इज हलवा सेरेमनी होगा, उसके बाद में बजट वहां पे पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा। फाइनेंस मिनिस्टर एकदम आईपैड वाईपैड, आजकल तो स्टाइलिश है निम्मो एकदम, तो आईपैड वाईपैड लेके जाएगी और आईपैड लेकर के वहां पे ऐसा पूरा का पूरा प्रेजेंट करेगी। प्रेजेंट करने के बाद में क्या बोलते मालूम? जब आई प्रपोज, पता नहीं किसको, आई प्रपोज, है ना, आई प्रपोज, आई प्रपोज। देखो कोई भी लॉ बनता है ना तो पार्लियामेंट के कंसर्न मिनिस्ट्री उस लॉ को ड्राफ्ट करती है। बड़े बड़े जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं, सर निम्मो क्या ही लॉ बनाएगी? सर लॉ कौन बनाते हैं? ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं? ब्यूरोक्रेट्स। वो तो सिर्फ पार्लियामेंट में जाके आई प्रपोज। और निम्मो के जो प्रपोजल्स होते हैं ना, है ना, वो जितने भी पार्लियामेंट्रीज होते हैं, एमपीस, कौन कौन कौन? एमपीस, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, लड़ाई करते हैं, माइक उखाड़ के फेंकते हैं, मतलब हाथापाई चलता है, चप्पल वप्पल आजकल थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से, है ना, चप्पल वप्पल तो नहीं करते, लेकिन क्या पता करते होंगे तो हमको थोड़ी दिखाते हैं। वहां पे अंदर इंदर सब हो जाता है कांड। तो बेटा वहां पे पार्लियामेंट के अंदर ये सब होता है, पहले प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद में वहां पे आपका डिस्कशन होगा, और डिस्कशन होने के बाद में जब पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, बराबर है, तो उसके बाद में लॉ पास होता है। तो बेटा पार्लियामेंट का हेड कौन होता है? कुछ लोग बोलते हैं सर वहां पे प्राइम मिनिस्टर। नहीं सर, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। पार्लियामेंट का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसलिए कभी भी पार्लियामेंट का एक ज्वाइंट सेशन होता है ना, प्रेसिडेंट उसको एड्रेस करते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत, मतलब अगर आपका नॉलेज जनरल है तो आपने उस जनरल नॉलेज को वहां पे किया होगा एक्सप्लोर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड होते हैं किसके बेटा? पार्लियामेंट। किसके? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 अलग अलग वहां पे डिफरेंट अंग है। एक है बेटा लोकसभा, दूसरा कौन सा है? राज्यसभा, और तीसरा कौन सा है? पार्लियामेंट कमिटीज। लोकसभा मतलब वहां पे आपका लोअर हाउस, जहां पे हम लोग वोटिंग करते हैं। हमारे इस एरिया से पीयूष गोयल जी, सॉरी सीए पीयूष गोयल जी हमको रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम वोट किया होगा। और इस पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट किया था कि नहीं किया था? तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने किया फर्स्ट टाइम वोटिंग। तो अपने इस एरिया कौन प्रेजेंट करता है? सीए पीयूष गोयल। वो हमारे मेंबर ऑफ क्या है? पार्लियामेंट। तो सर हमारे एरिया के जो भी मुद्दे वो जाके पार्लियामेंट में रखेंगे। तो लोकसभा के वो मेंबर है। ऐसे ही बेटा एक होता है हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ व्हाट? एल्डर्स, या हाउस ऑफ एलिट्स, उसको बोलते हैं राज्यसभा। कौन कौन कौन? तो क्या होता है, अलग अलग एरिया के जो एक्सपर्ट होते हैं ना, उनको वहां पे राज्यसभा में ले जाया जाता है। जैसे कोई बहुत ही मतलब फाइनेंस से रिलेटेड बहुत एक्सपर्टीज रखता है, या इकोनॉमी से रिलेटेड कोई एक्सपर्टीज रखता है, तो उन लोगों को राज्यसभा में ले जाया जाता है। और फिर इस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कौन 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 बेटा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, वो लोग मिलकर के जो कंसर्न मिनिस्ट्री ने
अगर कोई लॉ रखा है कि इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर ले, इसके ऊपर डिस्कशन कर ले, डिस्कशन करते हैं और फिर होती है वोटिंग। क्या होती है बेटा? वोटिंग। और दोनों हाउसेस के अंदर वो लॉ क्या होता है? पास। सबसे पहले आपका बिल होता है, बिल प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद में दोनों हाउस में पास होता है, फिर जो हेड ऑफ द फैमिली है या हेड ऑफ द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास में आता है, जैसे उसके ऊपर असेंट करते हैं, साइन करते हैं, वो क्या बन जाता है? एक्ट। क्या बन जाता है? एक्ट। ये प्रोसेस आपको मालूम है, परफेक्ट। अब मान लो लॉ तो बन गया बेटा, कोई भी लॉ तो बन गया कि मान लो मोटर व्हीकल एक्ट में, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जनरल बातें कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से आपका ये सिस्टम आगे चलेगा। तो बेटा वहां पे एक मोटर व्हीकल एक्ट में बोला कि बिना हेलमेट के अगर जाओगे तो 5,000 रुपए क्या लगेगा? चालान। क्या लगेगा? ये लॉ किसने बनाया? पार्लियामेंट्रियंस ने मिलकर बनाया। किसने बनाया? पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो एमपी हो उन्होंने मिलकर बनाया, उधर पास किया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। अब मान लो कोई बिना हेलमेट के अगर बोरीवली में घूम रहा है, पार्थ अपना घूम रहा है वहां पे, है ना, बाइक के ऊपर जा रहा है ना, और हेलमेट पहना नहीं है, तो क्या पीयूष गोयल जी आएंगे क्या इसको रोकने के लिए? पीयूष गोयल जी भैया इधर आओ, पार्थ तुम सीए कर रहे हो तो ऐसे कैसे बिना हेलमेट के जा सकते हो? बोले सॉरी सर, कितना फाइन बढ़ने का है? तो क्या पीयूष गोयल जी सिग्नल घूम करके लोगों को रोकेंगे क्या वहां पे? अरे नहीं, उन्होंने लॉ बनाया है तो उन्हीं की जिम्मेदारी है उसको वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करना। बोलो अरे हाँ या ना? हाँ हाँ ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ना। क्यों? लॉ तो उन्होंने बनाया है तो फॉलो भी उनको करवाना चाहिए। सर अगर ये सारा काम करने के लिए अगर वो पीयूष गोयल जी बैठ गए तो फिर पार्लियामेंट में लॉज कौन बनाएगा? डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? तो सर लॉ को किस तरीके से एग्जीक्यूट करवाना है उसके लिए होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन बेटा? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन, जो कि होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो हम स्टेट का बात ही नहीं करेंगे वहां पे। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड कौन है? मोदी जी। कौन कौन कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड, मतलब इस एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के हेड। ही इज द बॉस, ही इज द बॉस। और उनके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय लोग काम करते हैं, अलग 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 अलग, बोले तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। तो बहुत सारी कंसर्न मिनिस्ट्रीज होती है। कंसर्न क्या होती है? मिनिस्ट्रीज होती है। उसमें से एक मिनिस्ट्री है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा? फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा? फाइनेंस। और उसकी बॉस कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वो उसकी मिनिस्टर है। तो मोदी जी बॉस है निम्मो के। मोदी जी किसके बॉस है? निम्मो के। निम्मो उनकी एम्प्लॉय है। निम्मो कौन है? एम्प्लॉय। जो मोदी जी बोले वो निम्मो करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बेसिकली है, उसका अलग 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 काम है। उसमें से एक काम है रेवेन्यू इकट्ठा करना। क्या करना बेटा? रेवेन्यू इकट्ठा करना। तो उसके अंदर बेटा अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। उसमें से एक डिपार्टमेंट का नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ व्हाट? डिपार्टमेंट ऑफ, फिर से बताओ, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि लॉ तो बना दिया इनकम टैक्स से रिलेटेड कि मैं पार्ट से, अगर ये पार्ट जॉब करता है तो इसकी सैलरी पे क्या लेने का है? टैक्स। क्या लेने का है? अब लॉ किसने बनाया? निम्मो ने बनाया, बराबर है। पीयूष गोयल जी ने बनाया। मोदी जी खुद भी वहां पे थे। राहुल गांधी भी था। अरे हंस क्यों रहे यार, वो भी पार्लियामेंट्री है मतलब। तो राहुल गांधी भी था। इस सब लोगों ने मिलकर क्या बनाया? लॉ। क्या बनाया? लॉ। तो क्या टैक्स कलेक्ट करने के लिए पीयूष जी बोरीवली से आप कलेक्ट करना? राहुल गांधी को बोला राहुल जी, ये राहुल किधर से जीता है बे? रायबरेली। हाँ बोला रायबरेली तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम रहने, तुम खा जाओगे, तुम छोड़ो, मतलब किसी और का देखते हैं वहां पे, है ना। ऐसा होगा कि भाई अपने अपने एरिया में जाओ और वसूली भाई बन के कलेक्ट करके आओ। चलो भाई आज का धंधा कितना हो गया तुम्हारा, चलो तू भी दे, तू भी दे, तू भी दे। ऐसा करेंगे क्या? हमारे यहां ऐसा नहीं होता, है ना। तो सर यहां पे लॉ बनाने के बाद में वहां पे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, कौन कौन कौन? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, उसको यह जिम्मेदारी दी गई है कि भाई तुम एक काम करो, टैक्स वसूल के दो। तो उसका वहां पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आता है और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो दो अलग अलग तरह के टैक्स कलेक्ट करता है। एक कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स। कौन सा? डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो बेटा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में बहुत सारे अलग 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 रेवेन्यू के मॉडल्स होते हैं। तो उसके अंदर वहां पे दो बोर्ड्स बनाए गए। क्या बनाए गए? दो बोर्ड्स।
एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्या है बेटा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ, ये बोलो बोलो कौन सा बोर्ड? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अरे जोर से बोलो, सुनाई दे रहा है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीबीडीटी। क्या बोलते हैं बेटा? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जैसा कि इसका नाम ही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो कौन से वाले रेवेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर? अरे थोड़ा जोर से, कौन से वाले? कौन से वाले? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, क्या होता है उसके ऊपर मैं आता हूं। दूसरा है बेटा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ व्हाट? सेंट्रल बोर्ड ऑफ व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ व्हाट? ऑनलाइन वाले जरा एक बार अपना मासूम सा चेहरा दिखा दो सब लोग। हाँ, वीडियो ऑन कर लो बेटा। यस आदित्य, वेरी गुड, शानदार। आदित्य ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मतलब तैयारी के साथ में, लद्दाख जाने की तैयारी के साथ में बैठा हुआ है। ठीक है, स्क्रीन पे ले लू ऐसा। ओके, तो सर वहां पे आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, वो कौन से वाले टैक्सेस की जिम्मेदारी संभालेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जैसे कि जीएसटी हो गया, कस्टम्स हो गया, बराबर है। तो अलग अलग, ये तुम्हारा काम है, तुम डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करो, ये तुम्हारा काम है, तुम क्या करो? इनडायरेक्ट, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? अब भाई इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा, और ये बोर्ड तो दिल्ली में होगा ऑब्वियसली, तो क्या उधर से बैठ करके सभी मैनेज हो सकता है क्या? नहीं। तो अलग अलग सिटीज के अंदर वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है बेटा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट टैक्स पढ़ाने वाला हूं, तो मैं अभी डायरेक्ट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। और अभी भी हमने कोई टैक्स शुरू भी नहीं किया, हमने तो टैक्स का डेफिनेशन का तो वो भी बात नहीं किया है, उसके ऊपर चर्चा भी नहीं कर रहे। हम सिर्फ सिस्टम को देख रहे हैं, क्योंकि टैक्सेस क्या होते हैं बेसिकली वो एक अलग बात है, बट सर टैक्सेस होते हैं वो सबको मालूम है। अरे बोल रहे यार, है ना सर, टैक्सेस होते हैं वो सबको मालूम है। तो बेसिकली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ व्हाट 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 डायरेक्ट टैक्स क्या करता है? अलग अलग सिटीज में अपने ऑफिसेस खोल के रखता है ना। मुंबई में भी जैसे बहुत सारे ऑफिसेस है। अगर आपको वानखेड़े स्टेडियम मालूम होगा, तो वानखेड़े स्टेडियम के एकदम सामने अपोजिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस को बोलते हैं आयकर भवन। हिंदी में इनकम टैक्स को क्या बोलते हैं? आयकर। क्या बोलते हैं? आयकर। आय के ऊपर कर, आय के ऊपर, आय का मतलब क्या होता है मालूम है? इनकम। आय का मतलब क्या होता है? इनकम। और कर का मतलब टैक्सेस। तो आयकर भवन है ना। और भी बहुत सारे बीकेसी के अंदर ऑफिस है, जब इंस्टीट्यूट जाते हैं तो बीच में आता है। और भी लोअर परेल के अंदर है। सर मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और है कि टीचिंग में आने से पहले आई हैव वर्कड विद प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआई, जो हमारे आईसीआई के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और उनके ऑफिस में मैंने 5 साल सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ। और इनकम टैक्स में वो चिंदी काम नहीं, रिटर्न भरना वगैरह में नहीं सर। इनकम टैक्स मतलब जो लिटिगेशंस होते हैं, क्या होते हैं बेटा? लिटिगेशंस होते हैं। डिपार्टमेंट बताऊंगा कैसे लिटिगेशन होते हैं, डिपार्टमेंट के साथ में डील करना। आई हैव वर्कड अंडर डायरेक्ट आईसीआई प्रेसिडेंट, जो सीए इंस्टीट्यूट के 60th प्रेसिडेंट थे, उनके अंडर मैंने काम किया है। और बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स के केस को हैंडल करके, वन ऑफ द क्लाइंट इज हर्षद मेहता एंड फैमिली, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। और भी इसके अलावा मैंने आईटीएटी बताऊंगा मैं आपको, सीआईटी कमीशन ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, या जो असेसमेंट्स वगैरह होते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, वो बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स, मतलब एक नाम ले लिया तुम समझ जाओ ना, बात खत्म हो जाती है। ओके, तो मेरी आर्टिकलशिप उनके अंडर में, डायरेक्ट मेंटरशिप ऑफ आईसीआई प्रेसिडेंट, और पूरा इनकम टैक्स का काम होली एंड सोली मैं ही संभालता था, क्योंकि वो तो आईसीआई प्रेसिडेंट तो दिल्ली में ज्यादा रहते थे। तो सर मेरा डायरेक्ट एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर है इस सब्जेक्ट को लेकर के। ऐसा नहीं कि बेटा वहां पे थियोरेटिकल एक्सपोजर है। ओके, तो जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा एकदम प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ में। आईसीआई का क्या डिमांड है, बस वही, फालतू की बात हम करेंगे नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो बेटा वहां पे आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग अलग बेसिकली वहां पे जगह पे सिटीज में ऑफिसर बिठा रखे होते हैं, और वो ऑफिसर्स क्या करते हैं? टैक्स कलेक्शन, उसके मैनेजमेंट, उसके एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं। तो उसमें भी एक हायरार्की होती है, हर जगह एक हायरार्की होती है कि भाई एक सीईओ होता है, उसके नीचे सीएफओ होता है कि नहीं होता है यार, मैनेजर्स होते कि नहीं होते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी ऑफिसर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले होते चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ नहीं बे, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सीसीआईटी बोलते हैं। उनके नीचे होते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कौन होते हैं बेटा? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स।
उनके नीचे होते हैं एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उनके नीचे कौन होते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम, ज्वाइंट नहीं मारते हैं, उनका पोजीशन है वहां पे ज्वाइंट, व्हाट ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उनके नीचे होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उनके नीचे होते हैं डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और उसके नीचे कुछ इंस्पेक्टर वगैरह भी होते हैं, और भी होते हैं, प्यून व्यून होते हैं, लेकिन भाई उनका वहां पे इतना कोई बड़ा रोल होता नहीं, ऐसे तो बहुत कुछ होता है वहां पे। तो ये सर एक हायरार्की, एक सिस्टम है जिसके अंडर वहां पे टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन, या जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, या जो लिटिगेशन होते हैं, जो झगड़े वगैरह होते हैं, उनको सुलझाया जाता है। तो बेटा ये आपके, ये वाला पार्ट आपके सिलेबस में तो नहीं है, सिलेबस में तो नहीं, बट वी शुड नो व्हाट इज द सिस्टम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये सब लोग जब सीए फाइल में आप आओगे ना, तो सीए फाइल में ये बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ये सब पूरा का पूरा सिस्टम। इनफैक्ट आप जब आर्टिकलशिप में जाओगे ना, तो हो सकता है आपको इन लोगों से डील करना पड़े डायरेक्टली, इन लोगों से डायरेक्टली डील करना पड़ेगा। आप जा रहे हो इनकम, सर आज तो बहुत थक गया यार, इनकम टैक्स ऑफिस वो कमिश्नर है, मान ही नहीं रहा है मेरे से, पहला दिन है तो थोड़ा ऐसा है, लेकिन जब आर्टिकल जाओ, मेरे पास आते हैं मेरे स्टूडेंट बहुत सारे, अरे सर वो डायरेक्ट टैक्स है ना, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में मिला था, मतलब क्या लोग है यार, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है, अकाउंट्स आता ही नहीं है, आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो मैंने अच्छा बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते हैं। तो ऐसा एक एटीट्यूड आता है जब आप आर्टिकल में जाओगे, तो हो सकता है कि आपको इन सब से क्या करना, डील करने का मौका मिले। ओके, तो ये होता है आपका डायरेक्ट टैक्स का हायरार्की सिस्टम। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं बेटा, सेंटर कौन 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 कौन, सेंटर, सेंटर वहां पे आपका लॉ बनाता है बेसिकली, लेजिस्लेटिव ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन, लेजिस्लेटिव ऑर्गन। पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं, लोकसभा राज्यसभा होता है, एक पार्लियामेंट कमिटीज भी होती है। कभी कभार क्या होता है, कोई लॉ ऐसा बनाया जिसमें कुछ डिस्प्यूट हो गया, क्या हो गया बेटा, डिस्प्यूट, पूरे लॉ में डिस्प्यूट नहीं है, एक दो क्लॉज में डिस्प्यूट हो गया, एक दो क्लॉज में क्या हो गया, डिस्प्यूट, तो कोई बात नहीं, ठीक है, पूरा लॉ चेंज करने की क्या जरूरत है यार, अरे बोलो यार, अगर मान लो अपनी बुक में वहां पे थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हो गया, तो क्या पूरी बुक वहां पे उड़ा देंगे क्या, नहीं, हम क्या करेंगे, वो जो पर्टिकुलर चीज है उसको चेक करेंगे, इसमें गड़बड़ तो उसी को चेंज करेंगे, हाँ या ना। तो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट कमेटीज के पास में भेज दिया जाता है, उसमें भी होते हैं पार्लियामेंट्रियंस ही होते हैं, और हो सकता है उस कमेटी में राहुल गांधी भी हो, कंगना राणावत भी हो वहां पे, ठीक है, पीयूष गोयल जी भी, तो उसमें पार्टी लाइन का ऐसा कोई लेना देना नहीं है, वो आपस में बैठते हैं, समोसा चाय खाते हैं, टाइम पास करते हैं, बोले ठीक है ना यार, क्या टाइम पास, जो करना था कर दिया वहां पे, चल निमो फाइनल कर तू इसको। तो कई बार पार्लियामेंट कमिटीज का भी रोल आता है, ये भी सर लेजिस्लेटिव ऑर्गन का पार्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब लॉ बन गया, प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, साइन, प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, नाउ इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ। अब उसका पालन कैसे करवाएंगे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, वसूले कैसे होगा, पेनल्टीज कैसे लगाई जाएगी, वो सब लिखा हुआ है उसके अंदर। लेकिन ये काम किसका है, जिम्मेदारी किसकी है बेटा, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, किसकी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। और उसमें सर सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, और प्राइम मिनिस्टर, मतलब मोदी जी एक तरह से इंडिया के सीईओ है। कौन है सर, सीईओ, वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, और उन्होंने अपने अंडर किसी को सीएफओ बनाया हुआ है, चल निम्मो तू सीएफओ है, तू फाइनेंस देख, किसी को वहां पे कुछ और डिपार्टमेंट दे रखा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट ओनली हु इज द रिस्पॉन्सिबल, देश किससे जवाब मांगेगा, निम्मो से, वो जवाब दे भी नहीं पाएगी, किससे जवाब मांगा जाएगा, मोदी जी। मोदी जी बताइए कैसे हुआ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बॉस इज द रिस्पॉन्सिबल, हु इज द रिस्पॉन्सिबल, बॉस। बट सर काम तो वो एम्प्लॉय से करवाएगा ना, तो ये एम्प्लॉय लोग मिलकर के वहां पे आपका टैक्स कलेक्शन का काम करते, पूरा सिस्टम है। अब है ना पार्थ, अपना पार्थ बोलता है सर इसने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरा, रिटर्न मालूम है ना, इनकम टैक्स का रिटर्न भरते, मैं जनरल बातें कर रहा हूं, एकदम जनरल बातें कर रहा हूं। इनकम टैक्स का रिटर्न भरा, क्या भरा, इनकम टैक्स का रिटर्न, उसमें उसने इनकम दिखाया 10 लाख रुपए का, कितने का बेटा, 10 लाख। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहां पे क्या बोलता है कि पार्थ ये तेरा इनकम 10 लाख का नहीं 15 लाख का होना चाहिए, तूने चोरी किया रे, तूने यहाँ पे क्या किया है, चोरी, क्या किया है, चोरी। ये ऑफिसर लोग है ना, ऑफिसर लोग, मान लो ये डिप्यूटी कमिश्नर ही बोल लेते वहां पे, उसने बोला पार्थ तूने 5 लाख का क्या किया है, चोरी, क्या किया है, चोरी। पार्थ बोला मैं कोई चोरी वोरी नहीं करता हूं, है ना, जो है वही यही है, ना खाता ना भाई, जो दिखाया वही सही, ना खाता ना भाई, जो दिखाया वही सही। बोला नहीं तूने चोरी किया, तो किसकी बात मानी जाएगी, पार्थ की बात मानी जाएगी या डिप्यूटी कमिश्नर की बात मानी जाएगी, किसकी बात मानी जाएगी, डिप्यूटी कमिश्नर, यस और नो। तो डिप्यूटी कमिश्नर ने क्या कर दिया, इसकी इनकम को 15 लाख दिखा के इसको बोला चल एक काम कर 1,40,000 का टैक्स भर।
है ना, उन्होंने बोला ना खाता ना भाई, जो मैंने बोला वही सही, 1,40 का टैक्स भर। तुमको लगता है पार्थ भरने वाला है? ये फूटी कौड़ी ना दे, फूटी कौड़ी ना दे। लेकिन सर लड़ झगड़ थोड़ी सकता है वहां पे, आ जाओ ऐसे कैसे, चलो आ जाओ बाहर देख लेते हैं वहां पे, पप्पा का राज है क्या तुम्हारा 1,40 मेरे से लोग देखो, ऐसा होगा क्या? नहीं सर, एक तरीका होता है, यस और नो। घर में पार्थ तेरी बहन है, भाई है, अकेला है? शिट यार, मान लो पार्थ की बहन है। कौन है पार्थ की? पार्थ और पार्थ की बहन का झगड़ा हो गया। इसकी बहन ने इसको ऐसा गुत्थे गुत्थे करके वहां पे कर दिया। भाई इसकी हालत खराब। सबसे पहले माँ का लाडला मम्मी के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? मम्मी ऑब्वियसली किसका फेवर करने वाली है? पार्थ। मम्मी तो भाई पार्थ का ही फेवर करेगी। भाई मम्मी ने पार्थ को फेवर कर दिया और बहन को 2 चमाट दे दिए। अब भाई बोले बहन का बदला, बहन का, शाम होने दो, शाम होने दो। अगर ये तू मां का लाडला है, मैं भी पापा के परी हूं। शाम को पापा आए, ऑब्वियसली पापा को सारी बातें बताइए, बड़ा चढ़ा के बताइए, बहनें ऐसा ही करती है, बड़ा चढ़ा के, बड़ा चढ़ा के, पापा इसने, पापा ऐसा, पापा ऐसा, पापा। फिर भाई पापा का बेल्ट निकलेगा। पापा क्या निकलेगा? बेल्ट। अब सजा किसको मिलेगी? पार्थ। किसको मिलेगी? पार्थ। पार्थ बोला रुको पापा, दादाजी को आने दो। किसको आने दो? दादाजी को आने दो। बाप का बाप बाप होता है, बराबर है? सॉरी, बाप का बाप दादा होता है। बोला दादाजी है, बोला दादाजी आपका तो बेल्ट तो होगा नहीं, तो एक काम करो वो डंडा ही निकाल लो वहां पे। तो भाई वहां पे पार्थ के फेवर में डिसीजन हो गया। बहन का मानने वाली बोले दादाजी दादी जी आपका इंतजार कर रही है, जाओ। तो बेसिकली हमारे घर में भी एक हायरार्की सिस्टम होता है कि नहीं होता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, सीधी सी बात है। तो अगर यहां पे भी पार्थ को बोला पार्थ 1,40 का टैक्स भरना, तुमको लगता है भरेगा? सर इसको किसी न किसी को तो जाके कंप्लेन करना पड़ेगा ना, मेरे साथ में गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ये निम्मो मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकती है ना? तो सर वहां पे आपका एक जुडिशियल ऑर्गन है। कौन सा बेटा? जुडिशियल ऑर्गन, जिसको इंटरप्रेटिव ऑर्गन भी बोलते। क्या बोलते बेटा? अगर लॉ में कुछ भी डिस्प्यूट है, लॉ में क्या है, कुछ भी डिस्प्यूट, और वहां पे झगड़ा हो गया पार्थ और डिपार्टमेंट के बीच में, टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के बीच में झगड़ा, मतलब ऐसे गुत्थम गुत्ती नहीं होती, इसने उसका शर्ट फाड़ दिया, इसने इसका मतलब पता नहीं क्या क्या फाड़ दिया, ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है? तो इन दैट केस बीच में कौन आएगा? जुडिशियल ऑर्गन। कौन आएगा बेटा? जुडिशियल ऑर्गन वहां पे आकर के रोल प्ले करेगा। तो पार्थ सबसे पहले ये जो डेप्यूटी कमिश्नर है ना, इसकी कंप्लेन करेगा सीआईटी अपील को, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील को। भाई साहब देखो तुम्हारे ऑफिसर ने मेरे साथ में क्या कर दिया, वहां पे ये मेरे से टैक्स मांग रहा है 1,40,000, फालतू की वसूली कर रहा है, ऐसा तो वसूली भाई भी नहीं करते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? सर ये सब डॉक्यूमेंटेड वे में बताएगा कि मेरी इनकम इतनी थी, मैंने इस तरीके दिखा। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो सर सीआईटी अपील को कंप्लेन करेगा। हो सकता है सीआईटी अपील पार्थ के फेवर में बोल दे, नहीं पार्थ तो यार बहुत अच्छा है, एक काम कर तू मत भरे टैक्स, डेप्यूटी है, चुप बैठ चुप बैठ चुप बैठ। इसका नाम मालूम है? पार्थ है। हे पार्थ, हे पार्थ, महाभारत के युद्ध में इसी ने चलाए थे तीर सारे के सारे। अभी तेरे ऊपर चलाएगा तो उड़ता हुआ तीर कहां जाकर के लगेगा तेरे को मालूम नहीं है। तो सर वहां पे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील ने पार्थ को बोला पार्थ जा मजे कर, टैक्स भरने की जरूरत। ये तुमको क्या लगता है डिपार्टमेंट शांत बैठने वाला है क्या? अरे बोलो। डिपार्टमेंट बोला हमारे पास में एविडेंसेस है। क्या है? आजकल एविडेंसेस की बहुत बात होती है, हमारे पास में क्या है? एविडेंसेस। क्या है? क्या है? एविडेंसेस। तो क्या करेगा डिपार्टमेंट? उसको और आगे अपील करेगा। क्या करेगा? अपील। तो सर आगे वहां पे आता है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या आता है बेटा? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? डिपार्टमेंट उधर जाके अपील करेगा। हो सकता है वो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल पार्थ के फेवर में डिसीजन दे दे, या हो सकता है किसके फेवर में डिसीजन दे दे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सर वो पूरा का पूरा एक अलग बॉडी है, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो मिनी कोर्ट होता है। क्या होता है बेटा? मैंने हर्षद मेहता का जो केस है ना, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में ही लड़ा था, उसकी फैमिली का केस है, ठीक है? तो सर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल वो हो सकता है डिपार्टमेंट के फेवर में ऑर्डर दे दे।
अब क्या पार्थ चुप बैठने वाला है क्या? पार्थ बोलेगा मैं तुम्हारे पप्पा से कंप्लेन करूंगा, तो कहां जाएगा बेटा? हाई कोर्ट। कहां जाएगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हो सकता है पार्थ के फेवर में डिसीजन दे दे, तो उसके बाद में डिपार्टमेंट कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किधर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन आएगा ना, वो क्या बन जाएगा? लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ, टेक्निकली वो भी लॉ बन जाएगा। वो भी क्या बन जाएगा बेटा? लॉ बन जाएगा। और वो लॉ का पार्ट होगा, सबको मानना पड़ेगा, न खाता न बही। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वही सही, सुप्रीम कोर्ट ने बोला वही सही। तो ये तो है बेटा एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट 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 व्हाट? एडमिनिस्ट्रेशन। अब बेटा वहां पे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दो तरह के टैक्स होते हैं। कितने तरह के टैक्स होते हैं बेटा? दो। 10-15 मिनट्स और एक्स्ट्रा लूंगा, मुझे मालूम है कि आपका लेक्चर कितने बजे तक था? 7:30 तक था। 8:30 है? नहीं, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को लगा 7:30 तक है। 7:30 है, 10-15 मिनट और लूंगा, क्योंकि थोड़ा सा लेट लेक्चर स्टार्ट हुआ, 10-15 मिनट और लूंगा। तो बेटा वहां पे आपका मैं बात करूं टाइप्स ऑफ टैक्स। इंडिया में दो तरह, अभी हमने डिस्कस किया, दो तरह के टैक्स होते हैं। कितने तरह के? दो। आज हम कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ रहे कि आपका दिमाग खराब हो, है ना। हम सिर्फ वहां पे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जनरल बातें कर रहे हैं, सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड आपको पढ़ना क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है। तो दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। बराबर है? डायरेक्ट टैक्स बेसिकली टैक्स ऑन इनकम होता है। टैक्स ऑन व्हाट 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 व्हाट? टैक्स ऑन व्हाट व्हाट? जो इनकम के ऊपर टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स है। जो इनकम के ऊपर टैक्स होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट क्यों बोलते हैं इसको? डायरेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो डायरेक्टली लिया जाता है उस इंसान से जिसकी इनकम है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बराबर है। अब एडनोवेट मेरे को क्या पे करेगा? फीस उसकी। अरे बोलो, एकदम टाइम पे आती है मेरे को फीस। तो डायरेक्ट टैक्स वहां पे बेसिकली, जो सच है वही बोलूंगा ना यार, मेरे को एकदम टाइम पे फीस मिलती है, ठीक है। तो सर एडनोवेट, एडनोवेट वहां पे मुझे क्या पे करेगा? फीस। क्या पे करेगा? फीस। तो मेरी इनकम हो गई कि नहीं हो गई इनकम? अरे बोलो, तो मेरी इनकम होगी तो टैक्स कौन भरेगा? मैं भरूंगा कि एडनोवेट को? नहीं एडनोवेट, तुमने मुझे इनकम दिया इसलिए मेरी, तुम इनकम नहीं देते तो मेरी इनकम ही नहीं होती, तुम्हारी वजह से निम्मो मेरे पीछे पड़ी है। अरे वैसे नहीं यार, क्या नॉनसेंस बातें करते हो यार, हद कर रहे हो। मतलब तुम्हारी वजह से निम्मो मेरे पीछे पड़ी, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सारे ब्लेम तुम्हारे ऊपर है, सारे ब्लेम तुम्हारा। तुम अगर मेरे को इनकम देते ही नहीं, कितना अच्छा होता मेरे लिए, सुकून था। सही बात है, ऐसा बोलूंगा क्या? तो मेरे इनकम के ऊपर टैक्स भी तुमको भरना पड़ेगा, मेरी इनकम के ऊपर टैक्स भी तुमको। ऐसा 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 होगा क्या? अरे बोलो यार, क्या एडनोवेट को टैक्स भरना पड़ेगा क्या? इनकम किसकी? मजे किसके? और सजा किसको दे रहा हूं मैं? सही है क्या ये? टैक्स किसको भरना चाहिए? मुझे ही भरना चाहिए, और डायरेक्टली भरना चाहिए। मुझे ही भरना चाहिए और डायरेक्टली भरना चाहिए। निम्मो डायरेक्टली मेरे से 1-to-1 डील करेगी। हाँ बेटा ARP, मैंने कहा ये बेटा बेटा नहीं बोलने का, ऐसे है ना, लोग पता नहीं मतलब क्या क्या समझ लग जाते हैं। तो बोला तो बोले तेरे को इनकम आया एडनोवेट से? मैंने कहा हाँ आया, टाइम पे आया एकदम। तो बोले उसके ऊपर टैक्स भी टाइम पे भर, टैक्स भी टाइम पे भर। मैंने कहा मेरे को ही भरना है कि? बोला हाँ, तेरी इनकम तू ही भरेगा, तेरी इनकम तो तू ही भरेगा, किसी और से कैसे लेंगे? दैट इज डायरेक्ट टैक्स। दैट इज व्हाट? तो टैक्स ऑन इनकम है कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन, कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन से डायरेक्टली लिया था, पर्सन से डायरेक्टली मतलब मेरे से ही लिया जाएगा, जिसका इनकम, इसका क्या है बेटा? इनकम ऑन द टोटल इनकम ऑफ दैट पर्सन, ऑन द टोटल इनकम ऑफ दैट पर्सन। मेरी इनकम मेरा ही टैक्स मैं ही दूंगा, मेरी इनकम मेरा टैक्स मैं ही दूंगा। अच्छा, अब बोल सकता हूं कि मैंने मान लो 1 लाख का टैक्स भरा, निम्मो को टैक्स दे दिया, निम्मो ये ले इनकम टैक्स, ये ले इनकम टैक्स। उसका एक बिल बना के मैंने एडनोवेट को दे दिया। किसको दे दिया? एडनोवेट। हालांकि एडनोवेट तो वो भी पे कर देगा, लेकिन क्या ऐसा होता होगा क्या कि मैंने अपना टैक्स का बर्डन उनके ऊपर, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन इनकम। अरे बोलो, साथ में बोलो ना, टैक्स ऑन, टैक्स ऑन, टैक्स ऑन ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ पर्सन जिसका टोटल इनकम है, टोटल इनकम। बर्डन वहां पे शिफ्ट हो सकता नहीं।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? However, indirect tax क्या? Indirect tax, tax on goods and services. Goods and आप लोग भी हमेशा देते हो बेटा, नोटबुक खरीद के लेके आए हो, बराबर है। अगर उसके पीछे आप एमआरपी देखोगे ना, एमआरपी क्या देखोगे? लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इंक्लूसिव व्हाट? तो उस पर क्या इनकम टैक्स दिया है क्या तुमने? तुमने कौन सा टैक्स भरा है? जीएसटी। क्या भरा है बेटा? तो टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जो कलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम कंज्यूमर, इनडायरेक्टली फ्रॉम, भाई तुमने बुक सेलर को दिया, बराबर है, और बुक सेलर ने वो जमा करवा दिया। तो टेक्निकली बर्डन ऑफ टैक्स किसके ऊपर आया? बुक सेलर के ऊपर आया कि तुम्हारे ऊपर आया? अरे किसके ऊपर आया? बुक सेलर के ऊपर बर्डन आया कि तुम्हारे ऊपर आया? कंज्यूमर के ऊपर। किसके ऊपर? कंज्यूमर। तो बर्डन ऑफ टैक्स कैन भी क्या होता रहेगा? शिफ्ट। क्या होता रहेगा? शिफ्ट। एंड इट विल बी ऑन फाइनल बर्डन किसके ऊपर आएगा? कंज्यूमर। कस्टमर नहीं, कस्टमर नहीं, कस्टमर अलग होता है। कस्टमर क्या होता है? अलग। कस्टमर हो सकता है वहां पे आगे बेचने के लिए खरीदे, लेकिन बर्डन ऑफ टैक्स किसके ऊपर आएगा? कंज्यूमर। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। जबकि आपका डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या बेटा? इनकम टैक्स। क्या है? इनकम टैक्स। अब बेटा वहां पे आपका आता है व्हाट इज टैक्स? व्हाट इज टैक्स? टैक्स होता क्या है? तुमसे जानना चाहता हूं, तुमसे जानना चाहता हूं, छोड़ो ना ये, तुमसे जानना चाहता हूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैक्स? व्हाट्स योर नेम बेटा? हाँ, ऐसे डरो मत। मेरे को पूछ लिया, मैं नहीं देखी इसको, घाबरू नको, मी तुम्हाला पाठीशी आहे। चिल चिल, लंबी लंबी सांस लो। अरे ठीक हो? नाम क्या है? अनन्या। मेरी नीस का नाम अनन्या है। चलो, हाँ अनन्या बोलो, व्हाट डू यू बाय टैक्स? ओके, गुड। एनीवन एल्स? पार्थ तू कुछ बोलेगा? डोंट टेल मी वसूली फ्रॉम गवर्नमेंट, है ना? एनीथिंग। गवर्नमेंट को जो भी अपग्रेड करने रहते हैं वो हम लोग से थोड़े थोड़े पैसे लेके अपग्रेड करते हैं। अच्छा, जैसे मोदी जी को आईफोन खरीदने का है तो तुमसे पैसा लेकर, अच्छा तो वो भी तो देश के लिए है ना। मोदी जी आईफोन पे बात करेंगे तो क्या मतलब ऐसे इटली के साथ में संबंध थोड़ी बना रहे हैं वहां पे? मेलोनियन चॉकलेट, सॉरी मेलोडियन चॉकलेट ही, मतलब ऐसा मोदी जी का देश के संबंध ही बना रहे हैं ना देश के वहां पे। तो भाई उनका भी फोन इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि नहीं जरूरी है? हाँ, क्या चीज? तो ईडी आ जाएगी और क्या होगा यार, ठीक है मतलब। हाँ, अरे ये भी अलग टेंशन दे दिया इसने। कोई नहीं भाई, ठीक है ना। मोदी जी ने खुद ने बोला था मेलोडी है चॉकलेट ही, मतलब वहां से वीडियो आया था ना इटली से। हाँ, टेकिंग, ओ यशराज को तो भूल ही गया मैं। टेकिंग पैसा फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल एंड वर्क इन द कंट्री। वाह, मेगा जैन इज सेइंग टैक्स इज फीस पेड टू गवर्नमेंट फॉर रनिंग द कंट्री। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या कह रहा है? ओ हो, मतलब तू सब रिसर्च करके आया हुआ है ना। चल, तेरा नाम क्या है? देव। सब देव मानुस लग रहा है इधर। अनन्या, पार्थ, मैं महाभारत काल में आ गया, मेरे को ऐसा लग रहा है ना? बोलो देव। आशीर्वाद नहीं देना है बे, वो मैं दे दूंगा, टेंशन मत ले तू। टैक्स 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 क्या होता है? देवों के देव बोलो। मतलब इसका तो पूरा उठता भी ऐसे हाथ ऐसे वैसे पूरा एकदम, मतलब देव वाला फीलिंग लेकर के आ रहा है तू। हाँ बोलना। परसेंटेज जो गवर्नमेंट हमारे टोटल इनकम में से उसके पास देती अच्छा, क्यों लेती है? ऐसे ही टाइम पास करने के लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। ओके, हाँ। Anyone else? Anything which comes in your mind? Tax is compulsory duty charged by government, Aditya is saying. Okay, anyone else? कुछ और, कुछ कोई प्रकाश, कोई रोशनी है क्लास में जो डालना चाहता होगा? प्रकाश, रोशनी है? भगवान, भगवान भी है? हाँ, किधर है भाई भगवान? हे प्रभु, कि है भगवान सच में है कि ऐसे ही मस्ती कर रहा है ये मन की आंखों से? बेटा मेरे मन के अंदर तो भी छोड़ना यार, ठीक है? हाँ बोल। एनीथिंग विच कम्स इन योर माइंड इफ यू वांट टू से। बेटा टैक्स है ना, टैक्स इज कंपल्सरी लेवी। क्या है?
Tax is compulsory levy which is charged by government, which is charged by from the citizen of the country for living in a civilized society. Living in a, आपको मालूम है ना, हम पाषाण युग में जीते थे, जब कोई कपड़े वपड़े होते नहीं थे, ऐसे ही घूमते हुए जंगलों में जो दिखा पकड़ा तोड़ा खाया, मतलब ऐसे पेड़ों के ऊपर टार्जन द वंडर, मतलब ऐसे लाइफ, मतलब ऐसा जीवन जीते थे, बराबर है। जब इंसान आया तो ऐसा ही था, इंसान आया था तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा अक्कल आने लगा कि ऐसे नहीं रहने का, थोड़ा तो ढंग से रहो भाई, इंसान है तू, तो थोड़ा सा मिलजुल के रहने लगे, इकट्ठा होके रहने लगे, तो जो इकट्ठा, हाँ, कपड़े भी पहनने लगे ऑब्वियसली। झाड़ पत्ती से कितना दिन काम चलाएगा तू? तो सर वहां पे सिविलाइज सोसाइटी है तो नहीं सर, इसका अलग चल रहा है मेगा का, सब खुद खा जाता है गवर्नमेंट। अरे देवी शांत 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 शांत, मतलब गुस्सा भर के बैठी हुई है। ईडी वीडी तो नहीं पहुंची थी घर पे? नहीं, चलो ठीक है, सब सीधा लिख रहे, सब खा जाता, कौन सिविलाइज है नहीं है, पत्थर थोड़ी मार रहे एक दूसरे के ऊपर। तो द पॉइंट इज बेसिकली सर, जब लोग सिविलाइज नहीं थे, फिर लोग वगैरह यार चला थोड़ा साथ में रहते हैं, थोड़ा इकट्ठे होके रहते हैं, तो इकट्ठे तो रहते, बोले बैलगाड़ी चलाना पड़ेगा, तो कैसे चलाएंगे? तो रोड भी चाहिए, क्या चाहिए? रोड। रोड बनाने का पैसा कहां से आएगा? गवर्नमेंट तब थी थोड़ी, गिवार आदमी, तब थोड़ी गवर्नमेंट थी वहां पे। तो बोले कि एक काम करते हैं, हमारे अंदर से हम एक होशियार आदमी को, इंटेलिजेंट आदमी को, अमित राज पुरोहित को एक लीडर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? लीडर। मैं पिछले 3000 साल से यहीं पे हूं, मतलब, है ना, तो लीडर बना देते हैं, ये हमारा राजा है। क्या है? राजा। तो वहां पे मेरे को राजा बना दिया गया। मैं राजा के पास में क्या खजाना है क्या? चलो सब अपनी अपनी, थोड़े से किसी ने गेहूं दे दिया, किसी ने चावल दे दिया, ऐसे ऐसे करके जो मतलब अर्निंग्स होता था उससे मैंने कलेक्शन करना स्टार्ट किया लोगों से। फिर मैं लोगों के लिए रोड बनाने लगा। क्या बनाने लगा बेटा? रोड, हाईवेज बनाने लगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब तब के जमाने से अलग मैंने डैम्स बनाए। क्या बनाए बेटा? डैम्स। फिर पड़ोसी लोग ऐसे पत्थर मारते, मैंने कहा भाई अपनी भी सेना तैयार करते, आ जाओ। मैंने कहा अपने पत्थरबाज तैयार कर लेते वहां पे, अगर वो एक मारे तुम 3 मारना। उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको सैलरी भी देना पड़ेगा, यस और नो, ये सब खर्चा है रे। तो राजा के पास में मशीन नोट छापने की मशीन है क्या? लोगों से पैसा इकट्ठा करेगा, इन सब के ऊपर खर्चा करेगा, और फिर उसके बाद में सोसाइटी धीरे धीरे क्या होगी? सिविलाइज। क्या होगी? सिविलाइज। सर बेटा डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट। सोचो आज मुंबई में मेट्रो ट्रेन नहीं होती, रोड नहीं होते, लोकल नहीं होता, हाईवे नहीं होते, ब्रिज नहीं होते, है ना, लोगों के पास में काम ही नहीं होता, लोग ऐसे ही वैले बैठे हुए हैं, टिंडे दे रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे, जा रहे, चेन निकाल ली, पर्स ले लिया, ऐसे ही मतलब लूटपाट होती रहती। क्या सोसाइटी सिविलाइज होती क्या सर? नहीं। लेकिन जब लोगों के पास में डेवलपमेंट होता है, ब्रिज बनते हैं, हाईवेज बनते हैं, मेट्रो बनता है, ट्रेन बनता है, तो सर डेवलपमेंट होता है, तो उस तरीके से लोगों के पास में काम आने लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, लोगों के पास में क्या आने लगता है? काम। फैक्ट्रीज आएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ऑटोमेटिकली जब लोगों के पास में काम आता है, एजुकेशन आता है, सोसाइटी क्या होती जाती है? सिविलाइज। क्या होती है? तो किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में रहने के लिए, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में रहने के लिए आपको गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है। तो पर्सनल हो रहा है आदित्य, बता रहा हूं मैं, ठीक है, वो छोड़ो ना, अलग बात कर रहा है। तो द पॉइंट इज बेसिकली किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में रहने के लिए क्या देना पड़ता है? पैसा। क्या देना पड़ता है? पैसा। किसको? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट कंपल्सरी लेवी करती है। अब ये कंपल्सरी लेवी वर्ड कहां से आया? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। गुरु नानक देव का नाम सुना है आपने? अरे सिख जो रिलीजन है उसके अंदर गुरु नानक देव सबसे बड़े। वो एक बार एक गांव में जाते हैं। किधर जाते हैं? गांव में जाते हैं। तो गांव वाले बोलते हैं अरे महाराज हमारे यहाँ पे बहुत टेंशन है, सब आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है, ये इसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, यही सब चल रहा है, कोई सुखी है ही नहीं, सब दुखी है। तो महाराज बोलते तुम्हारे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इशू है, तो एक काम करते हैं, हवन करेंगे हम सब लोग मिलके। क्या करेंगे? हवन करेंगे। बोलो महाराज बताओ कैसे हवन करने, क्या 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 सामग्री, क्या क्या चाहिए, क्या 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 इंग्रेडिएंट चाहिए? बोलो बोलो जल्दी बोलो। बोलो कुछ नहीं चाहिए, अपने को दूध चाहिए। क्या चाहिए? दूध। और दूध चाहिए अपने को सुबह 3 बजे चाहिए, सुबह 3 बजे, 4 बजे हवन चालू करके 3 बजे दूध मिल जाना चाहिए। तो एक बड़ा सा बर्तन रख देते हैं और सब लोग आएंगे अपने अपने घर से, 1 गिलास मिल्क लेकर के आएंगे, उस बड़े से बर्तन अंधेरे में सुबह 3 बजे डाल दे। उस टाइम लाइट्स वाइट्स तो होती नहीं थी वहां पे। तो बोले चुपचाप आके गिलास, कुछ बोलना नहीं, कुछ करना है, चुपचाप 1 गिलास डाल देना है। लोग बोला डन, सुबह महाराज मिलते हैं।
सब लोग आए सुबह सुबह 3 बजे और वहां पे गिलास एक एक गिलास दूध डाल दिया। अब 4 बजे सूरज उगने वाला था, बोला अब हवन करने का टाइम, आ जाओ हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। गए वहां पे, जाके देखता चमत्कार, वो पूरा का पूरा बर्तन था ना बेटा, उसके अंदर पानी भरा हुआ था, मतलब दूध किसमें बदल गया, पानी। चमत्कार। गांव वाले बोले गुरु महाराज आपने तो चमत्कार कर दिया। बोले फालतू बात नहीं करने का, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया है। मैंने क्या बोला, सब लोग अपने घर से क्या लेके आएंगे, एक गिलास दूध। तुम सब छोटे लोग ने क्या किया है, एक एक गिलास पानी लाके डाल दिया है। तुमने क्या सोचा पूरा गांव तो क्या डालने वाला है, दूध। क्या डालने वाला है, बोले मैं अकेला एक गिलास पानी डालू, क्या ही फर्क पड़ेगा। यह होता है जब ऑप्शनल का कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, ऑप्शनल। तो अगर सरकार भी बोले कि जिसको टैक्स देना है दो, नहीं देना है मत दो, कितने प्रतिशत भारतीय देंगे, रेज योर हैंड। पहले तो मैं मेरा हाथ नीचे करता हूं, तुम इसको सीरियसली ना लो, कैमरा पे कैप्चर और कर लो। सर आपने हाथ खड़ा किया था, एक तुम में से कोई देगा क्या। चलो मैं कहता सर एडनोवेट की पिकनिक जा रही है गोवा, कितने लोग चलेंगे, सीरियस नोट पे बोल रहा हूं, सीरियस नोट, रेज योर हैंड, कितने लोग चलेंगे गोवा पिकनिक में। अरे पहले रुक दे, पहले हाँ या ना था बोल, गोवा चलेगा कि नहीं चलेगा ये बोल। अरे रुक ना, पहले गोवा चलोगे कि नहीं चलोगे ये बताओ ना मेरे को। वेन्यू तुम चलो, वेन्यू चूज कर लेते, क्या करना है बोलो, बैंकॉक चले। तो वहां पे एडनोवेट की पिकनिक जा रही है, बोला सर सब चलेंगे। मैंने कहा बेटा 1000 रुपीज देना है, कितना, 1000। लेकिन 1 मिनट, ऑप्शन है, देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो। मेरे को बताओ ना, आप में से कौन देगा, कोई मेरे को पैसा कलेक्शन करने का कोई है कि आप में से। एक भी ईमानदार आदमी यहां पे नहीं है जो बोल दे कि मेरे से ले लो 1000 रुपए। ये तो अपने देश में हालत है। तो सर जब बोला जाए कि टैक्स भरना है भरो, ऑप्शनल कोई भरेगा क्या, नहीं। इसके लिए सर लॉ वहां पे क्या बोलता है, कंपल्सरी लेवी। क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरी लेवी। कंपल्सरी लेवी है। अब कंपल्सरी लेवी कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, किसके थ्रू, किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला जाएगा कि भाई गवर्नमेंट के पास में ये पावर है, गवर्नमेंट के पास में क्या है, पावर, लॉ बना के इन लोगों से वसूलो। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना वहां पे, लॉ, लेजिस्लेटिव ऑर्गन, बोलो कॉन्स्टिट्यूशन ने, किसने किसने किसने, कॉन्स्टिट्यूशन पावर देगा, लॉ बना के इनसे टैक्स वसूला। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट, दैट इज व्हाई इट इज कंपल्सरी लेवी। अब आता है टैक्स कलेक्ट क्यों किया था, व्हाई टैक्सेस आर लेवी, व्हाई टैक्सेस आर लेवी, क्यों टैक्स लेवी क्यों करते हैं। तो सीधी सी बात है सर, मैंने बताया कि देश में बहुत सारे खर्चे होते हैं, उन खर्चों के लिए सर सरकार के रेवेन्यू होना, सरकार क्या होना चाहिए, तो टैक्सेस आर रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, टैक्स आर फॉर व्हाट। अब गवर्नमेंट का रेवेन्यू अलग अलग तरीके से आता है, उसमें से एक आता है गवर्नमेंट बिजनेस करती है। गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, बिजनेस। यस गवर्नमेंट बहुत सारे बिजनेस करती है, जैसे रेलवे चला रही है, गवर्नमेंट का क्या है, बिजनेस है। अरे बोलो, तो गवर्नमेंट के अलग अलग बिजनेस होते हैं, वो एक होता है रेवेन्यू, और दूसरा सर वहां पे आपका आता है टैक्स कलेक्ट करके। क्या कलेक्ट करके, टैक्स। तो गवर्नमेंट के बिजनेस तो माशाअल्लाह आपको मालूम है कितने प्रॉफिट में चल रहे हैं, सबको मालूम है, नहीं तो अडानी को क्यों ही देते वहां पे। तो सर गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है वहां पे, टैक्स। टू मीटिंग आउट एक्सपेंडिचर लाइक एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, या फिर डिफेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, या फिर सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम, ये लाडली बहन, लाडला भैया योजना वगैरह सब चलती है ना। ये पैसा कितना कहां से आता है, सब कहां से आता है, टैक्स पेयर की पॉकेट से। सॉरी, लाडला भैया नहीं होता, लाडली खाली बहन होती है ना। भैया तो सिर्फ नालायक होता है, क्या होता है, नालायक भैया, लाडली बेटी, लाडली बहना। तो ये सारा का सारा पैसा कहां से आता है, टैक्सेस। किसके थ्रू, टैक्सेस। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, क्या करने के लिए बेटा, मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है। क्या करती है बेटा, टैक्स कलेक्ट करती है। बेटा अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया, सबसे पहले बेटा वहां पे आपका कौन सा ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन। कौन सा है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन। लेजिस्लेटिव ऑर्गन में बेसिकली पार्लियामेंट वहां पे लॉ बनाती है, प्रेसिडेंट उसके हेड होते हैं, लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होता है, और वो जब प्रेसिडेंट साइन कर देते क्या बन जाता है, एक्ट। अब उस एक्ट को पालन करवाना, एक्ट को एग्जीक्यूट करने का काम किसके पास में है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। किसके पास में है, जो भी पेनल्टीज लेना है, या जो भी वहां पे फाइन लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है, जेल भेजना, खाना पीना फ्री, ऑर्थो रोड जेल, ये सारा काम किसका है बेटा, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। पुलिस ये सब, इनकम टैक्स, ईडी, ये सब उसी का तो पार्ट है। बोलो यार,
तो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन काम करता है, और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उसके अंदर कौन सा आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उसका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर दो तरह के बोर्ड होते हैं। कितने तरह के बोर्ड होते हैं, दो। एक होता है डायरेक्ट टैक्स के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, दूसरा कौन सा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और ये पूरा का पूरा फंक्शन करवाता है टैक्स वसूली कैसे करना है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? ओके। और जब कभी भी डिस्प्यूट होगा, क्या होगा बेटा, तो किसको अप्रोच किया जाएगा, जुडिशरी ऑर्गन। किसको किसको, जुडिशियल ऑर्गन के अंदर जो बेसिकली आपका कोर्ट्स होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उसके बाद में आपका इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड सीआईटी अपील वगैरह ये सब होता है। अगर मैं बात करूं बेटा, वहां पे टाइप्स ऑफ टैक्स के दो तरह के होते हैं। कितने तरह के, दो। अरे पहला कौन सा, डायरेक्ट टैक्स, दूसरा कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन इनकम। दूसरा, टैक्स ऑन इनकम कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन ऑन टोटल इनकम ऑफ दैट पर्सन। Which income? Total income of that person, and burden of tax cannot be shifted. इसका बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। क्या है बेटा, इनकम टैक्स। उसके बाद में आता है इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो इनडायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है किससे, कंज्यूमर, और बर्डन क्या होता रहेगा, शिफ्ट। बर्डन क्या होता रहेगा, शिफ्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज कंपल्सरी लेवी। क्या है बेटा, compulsory levy which is charged by government from citizens of the country for living in a civilized society. Civilized, सर गवर्नमेंट टैक्स नहीं करेगी ना, कले तो गवर्नमेंट वहां पे आपके ऊपर खर्चा नहीं कर पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करवा पाएगी, तो इन दैट के सब लोग आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मरेंगे, और फिर वो आपका सोसाइटी अल्टीमेटली पाकिस्तान बन जाएगा, या क्या बन जाएगा, श्रीलंका, क्या बन जाएगा, या सीरिया, इस तरीके से बन जाएगा, बांग्लादेश, सॉरी भूल गया, सॉरी शक्तिमान, आपका मैं रेफरेंस देना भूल गया, बांग्लादेश बन जाए, क्या बन जाएगा, बांग्लादेश। तो टैक्सेस क्यों कलेक्ट किए जाते हैं, अलग अलग फैसिलिटी दी जाती है, जैसे एजुकेशन फैसिलिटी पूरे देश में। आप बोलोगे हम तो सर कॉलेज में पढ़ते हो, हम फीस पे करते हैं, लेकिन सर वो कॉलेज गवर्न होता है यूजीसी के थ्रू, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट, आपकी डिग्री अगर वैलिड होगी ना, बीकॉम किया जो भी करोगे, वो यूजीसी उसको वहां पे वेरीफाई करेगा, तभी होगा। डिड यू अंडरस्टैंड नॉट? तो वो यूजीसी चलाने के लिए पैसा चाहिए, क्या चाहिए, आप एसएससी बोर्ड से पढ़ के आए, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आए, यस और नो? एनसीईआरटी आपने नाम सुना होगा, बोलो। ये सारा का सारा एजुकेशन का सेटअप किसने तैयार कर रखा है, गवर्नमेंट ने। किसने, पैसा चाहिए होता है इसके लिए। सर हेल्थ केयर फैसिलिटी, तुम बोलो हम तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हैं, कोविड की वैक्सीन सबने लगवाई थी, पैसा दिया था क्या उसका, फ्री में लगवाई थी ना, ये सब किसने किया, गवर्नमेंट ने। किसने, सर एक बार नहीं, दो बार। कितनी बार लगवाई थी, दो बार, बराबर है। कुछ लोग तो 4-5 बार लगवा देते हैं, फ्री का है, क्या ही है मतलब, है ना। तो सर वो सब पैसा कौन दे रहा है, गवर्नमेंट। कौन दे रहा है, आईसीएसई वाले बुरा मान रहे हैं वहां पे, आईसीएसई का नाम क्यों नहीं लिया वहां पे, ओके। तो मेगा बोल रही है, हम तो एक बार लगवाए थे, सॉरी मेघना जी मेरी गलती हो गई, मैं बोलता हूं मेगा ये बोलो यार, मेगा के घर पे जाए 2-4 वैक्सीन और मतलब वहां पे लेके जाए, ठीक है। सो सर हेल्थ केयर फैसिलिटी, डिफेंस, अगर बोलता है मैं सर देखो ना, तो मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी, मैं तो पढ़ा ही नहीं हूं, मैं तो अनपढ़ हूं। कौन कौन, अनपढ़। इलाज विलाज का क्या है, जब बुखार आता नीम के पत्ते तोड़े और खा लिए मैंने, सुबह ठीक हो जाता हूं, अदरक वाली चाय बना के पी लो, सर्दी जुकाम सब ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, बराबर है। मेरे को सर कुछ नहीं, मैं जाते घर से बाहर ही निकल तो मेरे को रोड वोड का क्या करने का है, मेरा घर मैंने खुद ने बनवाया है, मैं कुछ भी यूज करता ही सर, मैं कोई लाडली बहन तो हूं नहीं कि मेरे को पैसा आएगा, ठीक है। तो सर वहां पे आपका मैं कुछ भी यूज नहीं करता, तो मोदी जी बोलेंगे ठीक है, अगली बार पाकिस्तान से उड़ता हुआ मिसाइल आएगा तो तेरे घर का एड्रेस दे देंगे, ठीक है कि भाई इधर जाकर के मतलब जो करना है कर लो। समझा कि नहीं समझा वहां पे? तो इन दैट केस आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन सर डिफेंस, व्हाट डिफेंस अल्टीमेटली वो तो सर आपके बस की बात नहीं है, बोलो। वो तो किसको देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट। और इंडिया के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा किसके ऊपर खर्च होता है, डिफेंस के ऊपर। किसके ऊपर, डिफेंस के ऊपर। आपको मालूम है हमारे ऊपर की तरफ सांप बैठा है, छोटी छोटी आंख वाले, नो बॉडी शेमिंग, बट मालूम है, समझ आ रहा है, समझ रहे हो। और सांप के पास में एक नेवला बैठा हुआ है उधर से, समझ गया ना, समझ रहे हो ना।
और एक नया और तैयार हो रहा है उधर। हाँ, और नीचे एक और है, वो और परेशान करता है अलग अलग तरीके से। तो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए सर डिफेंस अपना क्या होना चाहिए? स्ट्रांग। क्या होना चाहिए? तो सर डिफेंस स्ट्रांग रहेगा, वॉर कंट्री हो गया तो भाई ना आप पढ़ पाओगे ना मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? शांति रहेगी ना देश में, है ना। वो कहते हैं ना, आग को पानी का डर हमेशा बना रहना चाहिए, उसी को बोलते हैं शक्ति का संतुलन। तो सर इंडिया इतना स्ट्रांग होना चाहिए डिफेंस के फॉर्म में कि सर वो उधर छोटी आंख वाले, और उधर वहां पे आपका कुछ भी अपने को आंख ना दिखा पाए, हम उनको आंख दिखा के बात करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इन सबके लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। क्या चाहिए होता है? पैसा। डिड यू अंडरस्टैंड नॉट? और पैसा कौन देंगे? हम लोग। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप अपना अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच। और 1 फेब को आने वाला है निम्मो का बजट, तो एक बार जरूर देखिएगा, थोड़ा सा आपको भी समझ में आएगा। हालांकि वो बजट आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट फिर भी अपने को, क्योंकि हमारा प्रोफेशन का पार्ट है, तो आपको समझना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी मिलेंगे हम अपने रेगुलर लेक्चर्स के अंदर, बहुत मजे करेंगे, बहुत धमाल से पढ़ेंगे, और ट्रस्ट मी डीटी विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ मेगा जी, थैंक यू। आपको भी ऑनलाइन यशराज, सना, आदित्य, आशनिक, मलिक, चैतन्य त्रिवेदी, एडनोवेट एडटेक को भी, खुशी चावड़ा, ऋषभ, सब थैंक यू सो मच। बाय 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 बेटा, यशराज बाय।